नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि अध्याय का नाम ही है कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब कार्बन के यौगिकों के विषय में हमें अध्ययन करना है, तो कार्बन तत्व के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि कार्बन, इसका प्रतीक जो होता है सी होता है, कैपिटल सी, इसको सी से व्यक्त किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर सबसे बाहरी कक्षा जिसको संयोजकता कोश भी कहा जाता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसके पास 4 है, तो मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसकी संयोजकता भी 4 होती है। यह अन्य तत्वों से सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध मतलब जिसमें तत्वों का आदान प्रदान करके बंध बनाया जाता है, उसे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो कार्बन कैसा ये बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। प्रकृति में सबसे अधिक कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। प्रकृति में जितने भी यौगिक हैं उसमें आधे से अधिक जो हैं केवल कार्बन के यौगिक हैं, और ये क्यों है इसका कारण भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध, मतलब कार्बन जो हमने अभी पढ़ा कि कार्बन के यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनाते हैं? देखिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। मतलब 2 परमाणु हैं, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसको एक युग्म कहेंगे। इन दोनों के आपस में साझेदारी से बनने वाले जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन अन्य तत्वों से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, कार्बन जो है अन्य तत्वों से जो क्रिया करता है तो वह हमेशा सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ता है। इसको याद रखना है। आबंध हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक विद्युत संयोजी और एक सहसंयोजी। तो कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक भी कम होते हैं और क्वथनांक भी कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के जो सहसंयोजी यौगिक हैं वे विद्युत के कुचालक हैं। चलिए कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ें। जैसे सबसे पहला है मीथेन। तो मीथेन में आपके जो सिलेबस में है मीथेन की संरचना है। देखिए, मीथेन का सूत्र होता है CH4, मतलब कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। इसमें कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, इसलिए इसकी अंतिम कक्षा में हमेशा 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसमें 2 कक्षाएं होती है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा मतलब जो कि इसकी अंतिम कक्षा होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र है वो मीथेन की संरचना का है। ये बीच में हमने कार्बन का यौगिक तत्व बनाया है और इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस के द्वारा दर्शाया है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो हमने 4 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दर्शाया है। अब देखिए यहाँ सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का आपस में आदान प्रदान करते हैं, मतलब साझेदारी करते हैं। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे कार्बन के भी कहलाएंगे, हाइड्रोजन के भी। इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। अब देखिए, इस हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2, इसकी में भी 2, इस हाइड्रोजन में भी 2 और इस हाइड्रोजन में भी 2। मतलब ये हाइड्रोजन का परमाणु जो है संतुष्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह मतलब निष्क्रिय हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। इसी तरह अब ये कार्बन के पास संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी जो अंतिम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार ये यौगिक बन गया CH4 मीथेन।
इसके बाद हम एक और कार्बन के यौगिक एथेन की संरचना का अध्ययन करेंगे। देखिए, एथेन का सूत्र होता है C2H6, मतलब कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। हमने यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु बना दिए। इस कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 ये क्रॉस दर्शाए हैं, और इस कार्बन की भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 ये क्रॉस से दर्शाए हैं, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दर्शाया है और हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से हमने दर्शाया है। अब देखिए यहाँ पे सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं, मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी कहलाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह साझेदारी होती है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो केवल कार्बन के ना हाइड्रोजन के बल्कि ये दोनों के कहलाएंगे। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन ये और ये सभी में है, इसी तरह से साझेदारी होती है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, तो ये दोनों कार्बन आपस में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं और यहाँ पर एक बंध बना लेते हैं। तो इस तरह से इस कार्बन की भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस कार्बन की अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह दोनों कार्बन की अंतिम कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इनका अष्टक पूरा हो गया। अब इन्हें और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। और सभी हाइड्रोजन 6 जितने हाइड्रोजन हैं उनकी सभी की अंतिम कक्षा में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हाइड्रोजन की केवल ऐसा तत्व है जिसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर यह मतलब संपूर्ण हो जाता है, इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य सभी इलेक्ट्रॉनों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अन्य सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में। तो इस तरह यहाँ पर ये बन गया यौगिक हमारे पास एथेन, जिसका सूत्र हो गया C2H6, और ये एथेन का संरचना है और ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपर रूप। अब ये अपर रूप क्या होता है, देखिए किसी तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप, मतलब एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। मतलब एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण मतलब उनकी कठोरता या छूने में या दिखाई देने में अलग अलग होते हैं, वे अपर रूप कहलाते हैं। उदाहरण दें, जैसे कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है। तो इस तरह दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे क्योंकि दोनों ही कार्बन के रूप हैं, लेकिन दोनों के भौतिक गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। हीरा जहाँ बिल्कुल सब बहुत चमकदार होता है, वहीं ग्रेफाइट बिल्कुल काला होता है। जो पेंसिल की लीड होती है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है स्मूथ होता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि हीरा प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है, तो वो है हीरा, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। आप देखते हैं जब पेंसिल को छीलते हैं तो कितनी आसानी से वो छिल जाती है, उसकी जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो इस तरह हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं जिनके रासायनिक गुण समान हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे अभी हमने कार्बन के विषय में पढ़ा था कि प्रकृति में सबसे अधिक ज्ञात तत्व कार्बन के हैं। तो प्रश्न उठता है कि कार्बन से बने हुए यौगिकों की संख्या सबसे अधिक क्यों है, या श्रृंखलन का गुण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता के कारण उसकी अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, और इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। जैसे हमने यहाँ एथेन में देखिए, कार्बन से ही जुड़ जाता है। इस तरह यहाँ पे एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, बहुत लंबी चेन बन जाती, मतलब कार्बन से जुड़ते जाते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं। तो इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं, और इस श्रृंखलन के गुण के कारण ही प्रकृति में कार्बन के परमाणु यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए फिर से आंसर देख लें इसका, कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता के कारण बड़ी संख्या में अणु बनते हैं।
इसी गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अन्य किसी तत्व में यह गुण नहीं पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 जुड़ सकते हैं या 3 जुड़ सकते हैं या 4, जबकि कार्बन में बहुत लंबी श्रृंखला में 100-200 ऐसे भी जुड़ सकते हैं कार्बन कार्बन आपस में। तो इस श्रृंखलन के गुण के कारण प्रकृति में कार्बन के अणुओं की संख्या सबसे अधिक है या कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद देखिए कार्बन के यौगिक। ठीक है, कार्बन के यौगिक जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिकों को एल्केन कहा जाता है और असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है, तो देखिए एल्केन क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल लाइन होती है, उसमें एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। जैसे मीथेन, एथेन, मतलब जिनके लास्ट में एन आए, जैसे एल्केन, कौन सा प्रत्यय लग रहा है, एन, तो जिन यौगिकों के अंत में एन आता है वो एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन क्या है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है। द्विबंध वाले कहलाते हैं एल्कीन और त्रिबंध वाले होते हैं एल्काइन। जैसे इसमें एथीन और प्रोपीन जो है एल्कीन कहलाएंगे और एथाइन जो है एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, जब 2 कार्बन परमाणु के मध्य एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ एकल बंध होता है। मान लो हमारे पास 2 कार्बन परमाणु है, एक ये है और एक ये है। जब यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब इनका आपस में साझा होता है तो यहाँ पर एकल बंध होता है और इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के बने यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और इन्हें एल्केन कहते हैं। जैसे देखिए मीथेन, ये भी एक एल्केन है। एथेन, इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा है और हमने इसको सिंगल बॉन्ड से दर्शाया तो ये एल्केन है। अब इसमें देखा जाए एल्कीन में, तो जब 2 कार्बन परमाणु के मध्य 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब वहाँ द्विबंध बनता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, यहाँ हमारे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से इसका साझा और इसका साझा, तो कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इनका आपस में साझा होता है तो वहाँ पर हम द्विबंध लगाते हैं, एक बंध इस वाले का और एक बंध इस वाले का, तो इनको ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और ये एल्कीन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे एथीन और प्रोपीन। और जब 2 कार्बन परमाणु के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ त्रिबंध बनता है। जैसे अभी हमने एक बंध द्विबंध पढ़ा, अब यहाँ त्रिबंध मतलब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3, इसका इससे साझा, इसका इससे साझा और इसका इससे साझा। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो यहाँ पे 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो यहाँ पे त्रिबंध बना और त्रिबंध वाले यौगिक कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं, एथाइन और प्रोपाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्केन एल्कीन की संरचना भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।